हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मनोवैज्ञानिक रोग के बारे में और उसके कारण और निदान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं हिमाचल हॉस्पिटल फॉर मेंटल हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर शिमला हिमाचल प्रदेश में बतौर सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट पद पर कार्यरत डॉक्टर संजय पाठक जी। डॉक्टर पाठक जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए आपको साझा कर दें, जो कोई भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े अपने किसी भी समाधान एवं सवालों को लेकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, वह हमारा दूरभाष नंबर नोट कर लें। हमारा दूरभाष नंबर रहेगा 0177-2800-177 और 2800-178। बहुत ही गंभीर समस्या यूँ कहें या यूँ कहें कि उभरती हुई समस्या है जो आज के युग में ये देखी जा रही है, मानसिक तनाव या मानसिक रोग के रूप में, उनके कारणों को जानना बहुत आवश्यक बन जाता है, क्योंकि हर किसी घर में, हर समाज में जहाँ भी देखें तो मेंटल स्ट्रेस और तनाव जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि एक आप विशेषज्ञ 6 सालों से ज़्यादा का अनुभव है और आप जो मेंटल हॉस्पिटल हमारा है जो शिमला में, उसका कार्यभार आपके कंधों पर है। आप बहुत ही सराहनीय कार्य से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप मुबारक के पात्र भी हैं। चलिए बात करते हैं मनोरोग। तो ये मनोरोग, अगर ग्रॉसली हम बात करें तो मनोरोग क्या चीज़ है? देखिए, एक जो मनस्थिति है, ये ऐसी मनस्थिति जिसमें जो भावनात्मक जो उसकी पॉजिटिविटी है वो अटेन कर रहा है, और दूसरा वो उसमें जो एक ह्यूमन पोटेंशियल है उसको वो अचीव कर रहा है। वो जो सामान्य जीवन में हमारे जो संघर्ष है उसके प्रति उसका सकारात्मक रुझान है और वो उनको समस्याओं को हल करने में सक्षम है। और चौथी बात रादर कि भाई वो अपनी कम्युनिटी है या समाज है उसको एक सकारात्मक योगदान भी दे सकता है। दिस इज़ ये WHO की डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की। सो इनिशियली हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें तो सामान्यतः होनी चाहिए, यही कि जो वेल बीइंग, स्टेट ऑफ मेंटल वेल बीइंग, देन टू अचीव द ह्यूमन पोटेंशियल, देन टू डील विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, एंड देन give back to the community something which is he is capable of. This is called mentally healthy, right? चलिए, मानसिक रोग के बारे में आपने बहुत उम्दा कहा कि आप ये जो हेल्थ है, जो आपका स्टेट ऑफ फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग, ये होना अति आवश्यक है अगर हम किसी की पुष्टि करें कि ये स्वस्थ आदमी है। आजकल के इस सिनेरियो या परिवेश की अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। और ये अगर हम बच्चों की बात करें, युवा वर्ग की बात करें, महिला या पुरुष की तुलना करें या वृद्धावस्था की बात करें, तो ये ऐसा नहीं मुझे लगता कि किसी भी स्टेज में ये जो मानसिक रोग है ये अचूका है या इसने किसी को भी छोड़ रखा है। ये तीनों स्टेज में ही उभरता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी हम बात करेंगे युवा पीढ़ी के बारे में। युवा पीढ़ी में किस तरह का मनोरोग देखा जा सकता है और उनके क्या क्या प्रमुख लक्षण जो हैं वो आपको जानना अति आवश्यक बन जाता है? जी, ऐसे है कि भाई युवा अवस्था जो है उसमें अपने एक सोशल फैक्टर्स होते हैं और जो हमारे एक कॉम्पिटिटिव एक जो स्ट्रगल है या कैरियर बिल्डिंग है, ये युवा अवस्था में ही है। देन उसके जो साइको सोशल इश्यूज़ हैं वो युवा अवस्था में ही उसके जो है हार्मोनल चेंजेस आएंगे, उसकी डिज़ायर, एस्पिरेशंस और जीवन से जुड़ी हुई जो उसकी अपनी आकांक्षा हैं, उसकी अपनी क्या अपेक्षा हैं जीवन से, ये उसी युवा अवस्था में वो डिसाइड कर रहा है। अपना एक रोड मैप बना रहा है कैरियर के लिए, और वो रोड मैप बना रहे अपने परिवार के लिए,
सो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अब वो शिक्षा है, वो उसका कैरियर बिल्डिंग है, उसकी पेरेंटल जो अपेक्षाएं हैं उस बच्चे से, या उसकी अपनी अपेक्षाएं भी तो हैं खुद से। जी अगर वो उसमें सफल हो रहा है या उसको सफलता दिख रही है, तब उसका स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होगा। अगर वो उसमें वो असफल हो रहा है और उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो है स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होगी, और वो अवसाद भी हो सकता है। जी। तो ये जो चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आजकल के परिवेश की, अगर हम बात करें कि मनोवैज्ञानिक रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसका कारण आपकी बातों से स्पष्ट होता है कि हमारा जो दबाव है बच्चों पर, हाँ। वो पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, सामाजिक दबाव है, पारिवारिक दबाव है, और उपेक्षाएं हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हम उपेक्षा ये करते हैं कि हमारा बच्चा कंपटीशन में साथ वाले, पड़ोस वाले बच्चे से या समाज के किसी बच्चे से पीछे ना रह जाए। जी बिल्कुल, अपेक्षाएं अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षा जो होती है वो एक आपके ऊपर एक प्रेशर तो बिल्ड करती ही है, जी है ना। अपेक्षा के ऊपर खरा उतरने की उसको एक चुनौती है, और अगर वो किसी वजह से कर नहीं पा रहा है तो उसके जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अफेक्ट होगा। डॉक्टर साहब, मैं इसी विषय में, इसी संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक तो अपेक्षा होगी, बर्डन, प्रेशर, उसके अलावा क्या कुपोषण, क्योंकि युवा वर्ग में ये भी देखा गया है कि ओबेसिटी है जो है वो ज़्यादा कॉमन, बड़ी देखी गई है। ख़ास तौर पर कुपोषण का शिकार भी बच्चे जो हैं एडोलेसेंस एज में काफ़ी देखा गया है। कुपोषण के साथ साथ नशे पानी में भी संलिप्त हैं। तो क्या ये सब चीज़ें भी जो हैं ये स्ट्रेस को, मनोवैज्ञानिक रोग को बढ़ाती हैं या नहीं? बिल्कुल। इससे पहले कि मैं आपका इसके जवाब दूं, युवा अवस्था में एक और चीज़ जो हमारे समक्ष आती है, एक जब बच्चा 18, 19, 20 साल का होता है, तो जो हमारा जो जनरल जो स्किज़ोफ्रेनिया नाम की जो बीमारी है, तो वो इसी उम्र को अफेक्ट करती है, राइट। जी उसमें जो क्या है कि बच्चा सोशली विड्रॉ हो जाएगा, उसके जो एकेडमिक में वो फॉल करना शुरू कर जाएगा, एकेडमिक्स में उसके अचीवमेंट्स फॉल करना शुरू कर जाएगा, और वो जो उसके जिस तरह से डिल्यूजनरी या ऐसे इमेजिनरी जो चीज़ें उसको दिखनी शुरू होती है, वो मंबल करना शुरू कर जाता है। तो पेरेंट्स उसको एक किस्म से ऐसे देखने लगते हैं कि भाई ये जो है वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, जिद्दी है, कहना नहीं मानता। हालांकि इन चीज़ों को हमें स्किज़ोफ्रेनिया की एंगल से भी देखना चाहिए, बिकॉज 18, 19, 20 साल में जो है इसी उम्र में जो है स्किज़ोफ्रेनिया जो है अफेक्ट करता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एज जिसमें कि हमें ये स्किज़ोफ्रेनिया देखने को मिलता है। एंड स्किज़ोफ्रेनिया इज़ द मेजर मेंटल इलनेस। जी ठीक है, उसका एकेडमिक्स फॉल हो रहे हैं, वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो नहाता भी नहीं है, वो सोया रहता है। तो हम सोचते हैं कि बच्चा जो है ना ढीठ हो गया। आई मीन अगर किसी पेरेंट्स को ऐसे बच्चे के साथ डील करना पड़ रहा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 20 साल की उम्र में उसको एकेडमिक्स पढ़ नहीं रहा है ठीक से, और वो अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहा है, तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी से भी वो ग्रसित हो सकता है, और उसको हमें साइकेट्रिक हेल्प देनी चाहिए उस वक्त, है ना। तो दूसरे जो बात आप कह रहे हैं, जो कुपोषण है और ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स जो है वो एक कॉमन जो एक कोपिंग मैकेनिज़्म बन गया है। जो बच्चे हैं वो अगर अपने कैरियर में या किसी भी एकेडमिक्स में या मतलब उन्होंने जैसे स्पोर्ट्स कैरियर लिया है, या रिलेशनशिप आजकल जिस तरह से करते हैं बच्चे, कंटेम्पलेट करते हैं आइडियाज़ रिलेशनशिप में, अगर वो सफल नहीं हो पा रहे हैं या वो ग्राउंड लेवल पे रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, देन नेचुरली उसको एक सेटबैक है, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड रिजेक्शंस हैं। जी इन सारी चीज़ों को वो कोप अप करने के लिए क्या करता है, वो गलत एक धारणा बना लेता है। वो एक्चुअली हमारे जो सोशल मीडिया उसमें भी वो प्रोजेक्ट कर देते हैं, लेट अस स्मोक, लेट अस ड्रिंक, हैव सम बियर एंड फाइंड सम सोलेस, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो वो उसको एनकरेज करते हैं, उसके ऊपर एक बिहेवियरल रोल मॉडल मिल जाता है कि ऐसे करने से दुख दूर हो जाता है। तो ड्रग्स की तरफ इस तरह से जाते हैं। स्मोकिंग इज़ द फर्स्ट थिंग द चाइल्ड विल डू, देन अल्कोहल, देन जो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर चिटा आ जाता है, कोकेन आ जाता है, और जो स्टिमुलेंट्स है वो सारे ड्रग्स जो हैं जो मार्केट में अवेलेबल है,
वो सारी यूज़ करना शुरू कर देता है। तो आपकी बातों से ये प्रतीत पड़ता है कि मनोवैज्ञानिक रोग के कारण भी आदमी नशा कर सकता है और नशे के कारण भी मनोवैज्ञानिक रोग हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वाइस वर्सा। बिल्कुल, हाँ कि हो सकता है कि कई बार आपका बच्चा जो है वो इन्वॉल्व हो गया नशे पानी में, हम भांप नहीं पाए कि वो मनोवैज्ञानिक रोग से पीड़ित था, बिल्कुल हम उस टाइम वो समझ नहीं पाए, बिल्कुल और वो बच्चा आपका नशे में लत में पड़ गया और उसको वहाँ रिलीफ मिला, बिल्कुल, उसको लगा कि शायद नशा ही मेरी बीमारी का निदान है। निदान है। तो ये कारण समझना बड़ा आवश्यक बन जाता है युवा पीढ़ी में। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं युवा पीढ़ी के साथ साथ अगर आप मिडिल क्लास, मिडिल एज की बात करें, तो ये जो मनोवैज्ञानिक रोग हैं, ये तो मुझे लगता है कि बचपन से पैदा होते हुए बच्चों को भी स्ट्रेस है, उसे भी स्ट्रेस है कि माँ जितनी ज़्यादा हो सके मुझे माँ के साथ रहना है, क्योंकि आजकल जो भी परिवार है वो आजकल नौकरी पेशे वाला ही है, और माँ बाप भी जो समय है बच्चों को बहुत कम दे पाते हैं, तो बच्चों में भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक अवसाद या डिप्रेशन या एंग्जाइटी का कारण बनता है। जी उसके बाद अगर हम मिडिल क्लास एज में आए, तो जैसे आपने युवा वर्ग में बताया सिजोफ्रेनिया, और उसके साइन सिम्टम्स को भांपना बहुत आवश्यक है। जी और दर्शकों, आपको ये भी बताना बड़ा आवश्यक बन जाता है इसमें कि आप एक बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं इस फील्ड में भी। हर जगह आपने एक हेल्पलाइन के ज़रिए आप संपर्क साधते हैं, और सारे लक्षणों के बारे में भी आप अभिभावकों को या जो भी कोई जानना चाहते हैं उन्हें आप पूरा अवगत करते हैं। तो काफ़ी तेज़ी से आपने जो स्क्रीनिंग का कार्य है और जो प्राइमरी प्रिवेंशन का कार्य है, आईसी एक्टिविटी का कारण है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आप बधाई का पात्र हैं। मिडिल एज में किस तरह का मनोवैज्ञानिक रोग ज़्यादातर देखा जा सकता है? मिडिल एज जो है वो बहुत वनरेबल है डिप्रेशंस के लिए। मिडिल एज क्राइसिस भी इसको कहते हैं। आपके जो कैरियर है, कैरियर ऑप्शंस हैं, या आपके जो फैमिली है, इफ़ द मैरिज इज़ नॉट वर्किंग आउट, मिडिल एज में ही होगा ये, या आपका जो कैरियर चॉइसेस हैं वो आपको मतलब स्टडी कैरियर नहीं है, तो आप शिफ्ट करेंगे कैरियर बार बार, तो उसमें जो है इफ़ यू फील ओके कि कैरियर इज़ गोइंग वेल या फैमिली इज़ गोइंग वेल, मैरिज इज़ वर्किंग आउट, तो फिर आप में इतनी प्रॉब्लम नहीं होंगी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो फिर वो जो अवसाद, डिप्रेशन वाली चीज़ें जो होती है, एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी तो एक एंटिटी है। आप में स्लीप डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, स्लीप प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आप में ईटिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप कंपल्सिव ईटिंग कर सकते हो उसमें डिप्रेशन में, और आपको एंग्जाइटी जो है वो स्लीपलेसनेस कर देगी। ऑल दीज थिंग्स विल अफेक्ट द पर्सन एज ए, उसका जो थिंकिंग है, उसका बिहेवियर है, उसका जो सारा जो एक मेंटल बैलेंस, संतुलन बना हुआ है, उसको वो इफेक्ट करेगा, है ना। तो चलिए, ये जो मिडिल एज ग्रुप है इसके कारण कुछ अलग से बनते हैं जो एडोलेसेंस की अगर हम बात करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने ये देखा होगा कि बचपन में माँ बाप के पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है, और जब आप वृद्धावस्था में जा रहे हैं, आप जब अग्रसर हो रहे हैं, आपकी आयु ज़्यादा बढ़ रही है, तो बच्चों के पास टाइम नहीं है आपकी देखभाल के लिए। जी जी। इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब जो वृद्धावस्था की तरफ भी है, वहाँ भी काफ़ी तेज़ी से जो अवसाद, आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ देखी जा रही है। जी। और क्या कारण रह सकते हैं अगर वृद्धावस्था की हम बात करें, तो और क्या क्या कारण हो सकते हैं जहाँ मनोवैज्ञानिक रोग को हमें भांपना ज़रूरी है? देखिए, ये जो सोशल एक जो फैक्टर है मेंटल इलनेसेस में, सोशल फैक्टर्स जो है वो एक सोशल इंसुलेशन होती है फैमिली की, चाहे वो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को देख रेख कर रहे हैं, या जो पेरेंट्स जो हैं वो कुछ क्वालिटी टाइम बच्चों को दे पा रहे हैं कि नहीं। बिकॉज इफ बोथ द कपल इज अर्निंग, then sometimes it happens they have got lot of money to offer to the children, but not the quality time. और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे जो मेंटल हेल्थ है उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो कंपैशन। इफ़ द पर्सन फील एक्सेप्टेड, उसको लगता है कि somebody is caring, जिसको हम एम्पैथेटिक स्टांस भी कहते हैं, एम्पैथेटिक स्टांस, तो उसका जो पर्सनैलिटी, उसको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे बच्चे को, एंड द चाइल्ड विल ग्रो इन ए डिफरेंट पर्सन, राइट। लेकिन अगर कन्फ्लिक्टिंग फैमिली है, पेरेंट्स में जो है डिस्कॉर्डेंट एक कपल है मान लीजिए, वो अगर मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं या इस तरह से हो रहा है, द चाइल्ड विल डेवलप इनटू एंटायरली डिफरेंट पर्सन। वो बिल्कुल विड्रॉल भी हो सकता है, टिमिड भी हो सकता है,
ऑन द कंट्ररी वो एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी भी बन सकता है, बिकॉज व्हाट ही लर्न्स दैट वायलेंस इज ए मीन्स टू कंट्रोल अदर्स, यू नो। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जो जेनेटिक साइकेट्री है उसमें यही सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई एक जो लोनलीनेस वाला जो फैक्टर है वो तो सोशल एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे सिनाइल डिमेंशिया हो रहा है। सिनाइल डिमेंशिया में पेशेंट को अपने आप इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं कि इसका क्या करूं, उसको क्या करूं। ही इज़ इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड माइंड। वो डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या नहीं है। तो ये जैसे डिमेंशिया है, ये भी तो सिनाइल एज में ही होगा, मतलब ओल्ड एज में ही होगा, नहीं। डॉक्टर साहब, बात कर रहे हैं हम कारणों की, तो कारण और भी जानना ज़रूरी बन जाता है। आप बता रहे हैं कि कारण कोई सोशल फैक्टर हो सकता है, जी। कोई फैमिली इश्यूज फैक्टर्स हो सकते हैं, थोड़े एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मनोवैज्ञानिक जो रोग होते हैं उसमें कोई अनुवांशिक रोल, अनुवांशिक फैक्टर भी कारण प्ले करता है, या उसके साथ साथ और कोई जैसे बीमारियां हैं या उसमें भी उसका रोल है या नहीं है? बिल्कुल है, जेनेटिक जो प्रेडिस्पोजिशन तो है, क्योंकि इसको हम बायो साइको सोशल और एक जो है स्पिरिचुअल जो आपकी वैल्यूज़ है, बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, जीन्स आपकी जेनेटिक जो आपका मेकअप है, डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर, दे हैव एन एलिमेंट ऑफ जेनेटिक्स, राइट। इसी तरह से आपकी जो सोशल आप ग्रूमिंग हुई है, जैसे इनसिक्योर एनवायरनमेंट में बच्चा ग्रो अप कर रहा है, ही मे बी एंक्शियस, है ना, तो एंग्जाइटी जो है उसको ज़्यादा होगी इनसिक्योर एनवायरनमेंट में। या फिर जैसे सोशल है, सोशल फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो वार रिडन कंट्रीज़ हैं, है ना, वार अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, या इनमें जो या कोई ऐसी चीज़ें बच्चे ने देख ली ग्रोइंग अप स्टेज में जो कि उसको एक मेजर इमोशनल ट्रॉमा हो जाए, जस्ट लाइक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसके स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट करेंगी। और जो हम कोपिंग अप मैकेनिज़्म की बात करते हैं कि बच्चा या टीनेजर वो उस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या रास्ता अपनाता है। इफ़ इट इज़ ड्रग्स देन इट इज़ ऑल द मोर डैमेजिंग, नहीं। तो वो फिर एक अपने आप में एक और समस्या को आमंत्रित कर रहा है। तो चलिए, इसमें जागरूक रहना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो परिवार की जागरूकता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती है जी। और अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं तो बच्चों की जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट बनती है। हाँ, उनके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना, टाइम से आइडेंटिफाई करना जी। बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि अक्सर देखा गया कि मनोवैज्ञानिक रोग जो हैं अगर समय पर भांप लिया जाए उन्हें और समय पे उनका उपचार परिवार के तौर पे, कोई ट्रीटमेंट के तौर पे, कोई साइकेट्रिस्ट की देखभाल या उनकी निगरानी के तौर पे अगर समय पे मिल जाए तो इसका पूरा निदान है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आजकल की युवा पीढ़ी देखी गई है, अक्सर ये सोशल मीडिया है, ये भी एक स्ट्रेस का बड़ा कारण है। और साथ में ये भी अक्सर देखा गया कि जो हमारी जीवन शैली हो गई है, अक्सर पहले ऐसा देखा जाता था कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे या जो पहले के गांव के परिवेश में लोग रहा करते थे, उनका जो सोना खाना पीना जो होता था बड़ा सीमित होता था, बड़ा टाइम से फिक्स्ड होता था। रात का सोना जल्दी और सुबह जल्दी उठना। तो क्या ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है जिसमें कि आपके कंसेप्ट्स बोलते हैं कि कोई एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं अंदर या कोई सेरोटोनिन होता है, तो क्या अगर अपनी जीवन शैली को सुधारा जाए, अपने रेगुलर जो नियमित रूप से व्यायाम, अच्छी नींद लेना, समय पे नींद लेना, समय पे उठना, तो क्या ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनोवैज्ञानिक रोग को दूर कर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज जो हम जब ड्रग थेरेपी देते हैं उसके साथ जब वो कॉग्निशन उसके रिगेन कर जाता है, कोई भी मेंटल इल पेशेंट होता है, तो उसकी हम डे शेड्यूलिंग करते हैं, व्हेन टू गेट अप एक्चुअली, और एक मिनट टू मिनट कितने बजे तक उसको जो है वॉशरूम यूज़ करना है, फिर उसके बाद उसको चाय पीनी है, उसके बाद उसको योगा करना है या मेडिटेशन करनी है, या इवन म्यूज़िक सुनना है, लिसन टू, मतलब रीडिंग करनी है। और उसके जो प्रोफेशनल जो ऑब्लिगेशंस वो उसके अलावा जो उसका जो फ्री टाइम है, लेजर टाइम जिसको कहते हैं, उसको हम शेड्यूलिंग करते हैं। एंड उसको वो जो है अगर करेगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एक सिस्टमेटिक लाइफ जी पाएगा। और जो मेंटल इलनेसेस है, बेसिकली जो मेजर मेंटल इलनेस है उसमें ड्रग थेरेपी तो है, उसका रोल तो है ही है,
लेकिन इन टेंडम जो हम साइकोथेरेपी करते हैं या कॉग्निटिव रिपेयर करते हैं पेशेंट की, या उसकी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन कहते हैं उसको, कि भाई उसको भ्रांतियाँ हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, मतलब थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है। क्योंकि जो मेंटल इलनेसेस हैं वो क्या हैं, क्या एक्चुअली वो जो है उसकी मेमोरी, उसकी जो थिंकिंग, उसका जो बिहेवियर, ये इफेक्ट हो रहा है, उसकी कॉग्निशन इफेक्ट हो रही है, मतलब एनालिसिस उसका गलत हो जाता है। तो फिर ये सारे हमारे डे टू डे जो लाइफ है उसको भी पूरा करने में वो असमर्थ हो जाता है। जस्ट लाइक हम अपने सेल्फ केयर नहीं कर सकते, जी हम अपना मतलब नहाएंगे नहीं, रोज़ नहाएंगे नहीं, या कपड़े नहीं बदलेंगे। जैसे स्किज़ोफ्रेनिक्स होते हैं वो सालों सालों से नहाए नहीं होते, वो सालों सालों से सड़कों पे चल रहे हैं, मांग के खा रहे हैं, इवन डस्टबिन से चीज़ें निकाल के खाते हैं। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट। लेकिन जब हम उसको एंटीसाइकोटिक्स देते हैं तो वो रिगेन करता है अपना पार्ट ऑफ फंक्शनिंग। जी तो जब हम उसको एक शेड्यूलिंग करते हैं, डे शेड्यूलिंग करते हैं, तो उसको वो एक रिकवरी में हेल्प मिलती है। डॉक्टर साहब, एक आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँगा। कई बार ये जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, हम गांव के परिवेश में हम ये भांप पाते हैं कि ऊपरी शक्ति है कुछ, जी जी कोई जादू टोना है, जी जी और हम उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी जगहों से ध्यान हटक के उस बीमारी को बढ़ने का बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए ये बड़ा स्पष्ट है कि ये जो सारी चीज़ें हमने बताई, डिल्यूजन, हॉलुसिनेशंस और ये डिप्रेशन, ये सोशल विड्रॉ करना, अगर ये बच्चों में देखें या बड़ों में देखें या परिवार या फ्रेंड्स में देखें, तो इसका एक एक्नॉलेज करें कि दिस इज़ ए मेंटल इलनेस, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ओझाज एंड शमन्स एंड ये जादू टोटका, यो साइकेट्रिस्ट के पास जाए। दैट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन एक्चुअली। तो चलिए आखिर में आप संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर मनोवैज्ञानिक रोग से आपको दूर रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आखिरी आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए जो हमारे मनोरोग हैं वो एक सच्चाई है, जी इसको एक्नॉलेज करें, और ये साध्य हैं, इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करें। जी हम ये रोग हैं इसको एक्नॉलेज करें, घबराए ना, और ये साध्य हैं, साइकेट्रिस्ट हेल्प से ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो अगर आप पूरे नियम में रहते हैं, समय पे रोग के जो लक्षण उनको भांपते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं, तो कोई भी चिंता का विषय नहीं है, पूरा इलाज मिलेगा आपको। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर संजय पाठक जी, जो कि एक बड़े प्रख्यात साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने आज हमें जानकारी, बखूब जानकारी दी मनोवैज्ञानिक रोग के बारे में। उम्मीद करके आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।